दोनों हाथ फैलाए हुए मोबाइल को कान और कंधों के बीच फंसाकर अपने होने वाले पतिदेव से गुटरगू करने में मशगूल है। नेहा, क्या जी क्या हो रहा है? उसके होने वाले पति सचिन ने पूछा। मुस्कुराती हुई नेहा ने कहा, मेहंदी लगा रही है तुम्हारी शालियाँ मेरे हाथों में। प्रीति कान के पास आकर ठिठोली करते हुए, जीजू मेहंदी खूब रची है, लगता है सासू जी खूब मानेगी। नेहा को आपका नाम कैसे लिखा है कि आप ढूंढते रह जाओगे? सभी सहेलियां हंसने लगती है। उन लोगों की ठिठोली चल ही रही होती है कि नेहा की माँ आ जाती है। अरे गुड़िया, तुम लोग अभी तक लेपन पोतन ही लेके बैठी हो, पता नहीं है मुहूर्त के हिसाब से मेहंदी हल्दी पूजन आज ही सारी रस्में करनी है। रुचि तपाक से बीच में अम्मा की बात काटते हुए, अरे अम्मा, सब हो जाएगा, आओ तुम्हारे पूरे हाथों पे मेहंदी लगा दूं। अम्मा खिसियाती हुई, करो अपने मन का तुम लोग, और बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। जरा मिस कॉल तो करो फिर से। मेहंदी सूखी ना होने के कारण अपनी चचेरी बहन जूही से रिक्वेस्ट करती है। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, बड़ी जल्दी हो रही है जीजू से बात करने को। अरे थोड़ा इंतज़ार कर लो, आज हमसे बतिया लो, वैसे भी कल से उन्हीं की बाहों में रहोगी। हाँ, बाहों में तो रहूँगी, लेकिन बतियाने का समय नहीं रहेगा। और सब खिलखिलाने लगती है। तू लगाएगी कि नहीं? नेहा आंख तीरते हुए बोलती है। मेहंदी खराब होने का डर ना होता तो ज़रूर हाथापाई हो जाती दोनों में। जूही फ़ोन लगाकर, क्या जीजू, आपका नशा तो शराब से भी ज़्यादा चढ़ा हमारी बहन पर, रही नहीं पा रही है आपके बिना। उधर से ही किसी औरत की आवाज़ आती है। सचिन की माँ बोल रही हूँ, वह व्यस्त है। और हाँ, मेरा बेटा शराब नहीं पीता। जूही की जैसे जुबान चली गई हो, बिना कुछ बोले ही फ़ोन काट देती है। क्या हुआ, फ़ोन क्यों काटा? बहने तेरी खैर नहीं, बड़ी खड़ूस है बुढ़िया। सचिन का फ़ोन उसकी माँ ने क्यों उठाया? क्या पता माँ का लाडला हो जीजू। रुचि हंसकर बोलती है। मम्मी, मेरे कपड़े कहाँ हैं? दीपक आवाज़ लगाते हुए कमरे में आता है। दीपक, तू गीला कैसे हो गया? नेहा अपने इकलौते भाई से पूछती है। नन्हे मामा की छोटी बहू शीला भाभी मजाक में बोलती है, क्या देवर जी सुसु कर दिए क्या? और सब हंसने लगते हैं। अरे भाभी, शादी इसकी और रोपामत मेरी हो रही है। बर्फ़ लेकर आ रहा हूँ शरबत के लिए। देवर जी, तुम भी कर लो शादी। लगे हाथ, बताओ कौन सी लड़की पसंद है? नेहा की सहेली की तरफ इशारा करते हुए बोलती है। इससे कौन करने वाली शादी? नेहा कहती है। प्रीति, क्यों जी करोगे हमसे? रिया, वैसे हम भी ब्यूटीफुल है। और सब हंसने लगते हैं। दीपक की खिंचाई करके, इनसे कौन करेगा शादी? इनसे अच्छी लाऊंगा, इनसे अच्छी तुम्हें मिलने से रहा। नेहा बोल पड़ती है। देवर जी, तुम हमसे ही कर लो, अभी हम जवान ही तो हैं, एक ही बच्चे तो हुए हैं अभी। भाभी, पहले मेरा कपड़ा ढूंढ दो ना, मिल नहीं रहा है। मिल जाता तो मैं नहा लेता। इधर उधर ढूंढने के बाद लेडीज़ अंडरगारमेंट देखते ही भाभी पूछती है, यह है क्या? सभी लड़कियां मुंह दबा के हंसती है। मजाक मत करो प्लीज़, बहुत काम बाकी है। भाभी साबुन और कपड़े दे देती है। दीपक कमरे से बाहर जाते जाते नेहा के बाल खींच देता है। नेहा उसको गालियाँ देती है, कुत्ता, कमीना, तू चुड़ैल और तेरी दोस्त, कहते हुए दीपक नहाने चला जाता है। तभी नाउन अंदर आती है। चलो बिटिया, हल्दी छूने का समय हो गया है। हल्दी छुआई की रस्म होने लगती है। सभी महिलाएं और सखी सहेलियां गीत गाती है। सोने के कटोरवा में पीसल हरदिया, अम्मा लाहे लाहे हरदिया चढ़ावे। चटकार, अम्मा लाहे लाहे हरदिया चढ़ावे। अम्मा देवता मनावे, अम्मा शुभ दिन मनावे। अम्मा बबनी के चूमे लीली लार, अम्मा लाहे लाहे
हल्दी की रस्म खत्म होने के बाद कुआं पूजन की बारी आई तो सब फिर से दीपक को खोजने लगे। लड़की के सर पर चाकू रखकर भाई को कुएं तक जाना था। यह रस्म प्रेत आत्माओं को दूर करने के लिए गांव में किया जाता है। दीपक को लाया जाता है और चाकू देते हुए लौंड कहती है, इसे बिटिया के सर पर रखना है और कुआं तक जाकर आना है। सर पर रखते हुए अब बोल पागल, खोल दूं तेरी खोपड़ी। सब हंसते हैं पर इस बार नेहा कुछ नहीं बोलती है। कुआं तक जाने और आने के दौरान वह सब को हंसाता रहा। कभी कहता उड़ा दूं इसकी गर्दन, तो कभी इसकी सहेलियां से कहता बचा सको तो बचा लो अपने दोस्त को। वापस मंडप में आने के बाद दीपक कहता है, क्या हुआ इस बार कुछ ना बोली, डर गई क्या? अरे मैं तो मजाक कर रहा था, सच में थोड़ी ना गर्दन उड़ा देता। वैसे भी तू मेरी इकलौती बहन है। नेहा की आंखें झलझला जाती है। दीपक भी रोवासा हो जाता है। नेहा की आंसू पोंछते हुए, बस कर कुछ, कल विदाई के टाइम के लिए छोड़ दे वरना सारे आंसू अभी ख़त्म हो जाएंगे। नेहा आंसू पोंछते हुए, एक काम करेगा? हाँ बक जल्दी, मेरे मोबाइल में रिचार्ज करा देगा? करा देना प्लीज़, एक छोटा रिचार्ज बोल दे अपने डॉक्टर पति से, आते टाइम लेते आएंगे छोटा रिचार्ज। वैसे भी तेरी शादी में बहुत खर्च हो चुका है, मैं नहीं करने वाला कोई रिचार्ज। हाँ हाँ, जैसे तू ही एक कमाया हो सारे पैसे बड़ा आया, जा मत कर, नहीं चाहिए तेरा रिचार्ज। नेहा चिल्लाते हुए बोलती है, हाँ हाँ नहीं करूँगा, और दीपक चला जाता है। सब सहेलियाँ के साथ नेहा अंदर जाती है। किरण पूछती है, अच्छा तुम दोनों इतना क्यों लड़ते हो? और तुम भी कम नहीं हो, भाई है तुम्हारा इकलौता, तुम ही चुप हो जाया करो। बीच में ही बात काटती हुई नेहा, हाँ बड़ा आया भाई, मैं भी तो इकलौती बहन हूँ उसकी। चचेरी बहन जूही बोल पड़ती है, अरे तुम नहीं जानती इसको, जितना यह लड़ते हैं उतना ही प्यार भी करते हैं। इसकी कलाई देखोगी ना तो साल भर राखी टूटने नहीं देता, और कहता है यह राखी सिर्फ राखी के दिन ही टूटेगा। जब यह उसको राखी बांध देती है तब वह पुरानी वाली तोड़ता है। मैं भी हर साल उसको राखी बांधती हूँ पर मेरी वाली महीने भी ना टिकती, और यह महारानी भी कम नहीं है। गिफ्ट में पूरे 500 से कम नहीं लेती। पॉकेट मनी बचा बचा कर हम दोनों को 500 रुपए देता है, और जब उसका जन्मदिन आता है तो यह भी उसे महंगा जींस देती, और पैसा कम पड़ जाए तो 100-200 हमें भी देना पड़ता, और टी शर्ट मैं अपनी तरफ से देती हूँ। अरे याद है एक बार जब अंतिम पेपर होने के बाद स्कूल से आते हुए अच्छे रिजल्ट के लिए मंदिर गए थे और बाहर तेरी चप्पल खो गई थी, तो बेचारा अपनी चप्पल मुझे दिया था और खुद 3 किलोमीटर गांव तक अप्रैल की जलती धूप में नंगे पैर आया था। देखना कल विदाई के टाइम सबसे ज्यादा वही रोएगा। सब लोग बतिया ही रहे थे कि नेहा का मोबाइल बजा। उसने मैसेज देखा और कहा हरामी, और उसकी आंखें डबडबा जाती है, फूट फूट कर रोने लगती है। दीपक ने 200 रुपए का फुल टॉक टाइम का रिचार्ज करवाया था। घर में तमाम खटिया होते हुए भी उसे वही खटिया भाती थी जिसके बंधे आधे टूटे हुए थे और चने आदि गायब थी। कहता है उसमें सोने के बाद वह अलग दुनिया में चला जाता है, और माँ कहती है एक दिन मैं तेरी दुनिया ही फूंक दूंगी मिट्टी के तेल से। पर माँ का वह एक दिन कभी नहीं आता। उसे पता था उसकी माँ ऐसा कभी नहीं करेगी, क्योंकि एक दिन जब बाबूजी कह रहे थे कि रस्सी लाना है, दीपक की खटिया ठीक करनी है, तो माँ कहती नहीं रहने दीजिए, उसको अच्छा लगता है झूले जैसा। जब वह मंदिर के पीछे ही बैठा था और सुन रहा था, बाबूजी कह रहे थे कि जो झूले का 25 साल का हो गया है
तब मैंने यही कहकर उनका मुंह बंद किया, वह नहीं झूलेगा तो क्या हम आप झूलेंगे, हमारे लिए तो बच्चा ही है। रोज सुबह जब तक माँ के मुंह से 4-6 गालियाँ ना सुन लेता तब तक जामुन के पेड़ के नीचे जंगली खटिया से टस से मस ना होता। जब किसी दिन बाबूजी की आवाज़ कानों में पड़ जाती तो ऐसे उठ खड़ा होता जैसे दरोगा के अचानक आ जाने पर सोता हुआ होमगार्ड सकपका कर खड़ा हो जाए। पर माँ के गालियाँ वाले दिन उससे ज़्यादा अच्छा लगता था। कहता था जिस दिन माँ गाली से जगाती है वह दिन अच्छा बीतता है। गालियों से उसे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता था और गालियाँ भी कौन सी माँ बहन की थी, बस यही कहती थी कि धोपो के पड़वा निगर घाट दीपका या दीपकी कह देती कभी कभी, और इससे ज़्यादा क्या नदी के गाड़ू, बस इतना सी गाली आती थी उसके माँ को जो उसे उठाने के लिए काफ़ी थी। माँ तो उसका अलार्म सिस्टम थी, वह बज के बंद होती तो वह उठकर चुपचाप नीम के पेड़ पर चढ़ जाता दातुन तोड़ने। माँ के लाख कहने पर कि पाल के यहाँ से लगी ले आ और 2-4 दिन का इकट्ठा दातुन तोड़ ले, पर वह कहाँ किसी की सुनता था। उसे तो फ्रेश दातुन चाहिए होती थी। कहता एक दिन पुरानी दातुन मेरी दातुन के बराबर होती है और फिर 2-4 गालियाँ बोनस में और मिल जाती है। जैसे हाथ पैर तोड़ा तो हम और तोड़ देंगे। दातुन दांतों से दबाता और चल देता। ठाकुर के बगीचे में 2 लीटर की पानी की बोतल लिए आधे से धोता और आधे उस नीम के पौधे मर रहे पौधे में डालता जो अब धीरे धीरे जीवित होने लगा था। हालांकि उससे बात याद आ जाती कि नीम के पेड़ में गंदा पानी नहीं डालते हैं, पर उसके लिए कौड़ी बकवास पर भरोसा करने से अच्छा पेड़ की जान बचाना जरूरी था। उन दिनों पेरक का पहरा होता था बगीचे में कि कौन खुले में शौच कर रहा है। पेरक ग्राम प्रधान का बायां हाथ होता था और काम भी वैसे ही मिले थे। उसे मोबाइल से फोटो खींच लेना और नाम लिख लेना। अगर कोई आदमी लोटा लिए दिख जाता, एक रोज सुबह दीपक को भी आवाज देता कि कौन है, वह झाड़ियों के पीछे खुले में शौच कर रहा है, तो दीपक भी तेज आवाज में मजे लेते हुए आवाज देता विद्यावालन। और फिर जब कभी पेरक कहीं मिलता और प्रधान के बताने का दोष देता तो फिल्मी अंदाज में कहता सुन वे, जहाँ हम सोच ले वही शौचालय समझ ले, और तेरा प्रधान मेरी लैट्रिन खा गया, नहीं तो हमें कौन सा शौक चढ़ा है खुले में शौच का। पर आज तो तड़के ही नींद खुल गई, अभी तो ठीक से पल भी नहीं फटा था। पूरी आंख खोल के ऊपर देखा तो जामुन पर बैठी चिड़िया लोग आपस में गुदगुदा रही थी, मानो जैसे कह रही हो कि दीपकवा आज जल्दी कैसे उठ गया है। माँ और बाबूजी भी अभी सो ही रहे थे, यही कोई 4 बजने ही वाले थे। दीपक उठा और लपक कर नीम के पेड़ पर चढ़ा। उससे पेड़ पर चढ़ता देख गिलहरी भय से चिचियाने लगी। कभी इस डाल पर जाती तो कभी उस डाल पर। अपनी भाषा में यही कह रही थी कि अब मैंने क्या बिगाड़ दिया तेरा, जो सुबह सुबह कहर बरसा रहा है। दातुन मुंह में दवा पानी का बोतल लिए चल दिया ठाकुर के बगिया में। मैं गिलहरी के चिल्लाने और चिड़िया के चहचहाना। माँ की भी आंख खुल गई और जैसे ही दीपक की खटिया खड़ी देखी तो पैरों तले जमीन खिसक गया। दीपक दीपक चिल्लाने लगी तो बाबूजी भी उठ गए। उनको भी अचंभित लगा कि कहाँ जा सकता है, कुछ दिनों से कहा सुना भी नहीं था, तो भागने का सवाल भी नहीं उठता है। माँ ने कहा
कभी किसी लड़की के साथ हो हल्ला भी सुनाई नहीं पड़ा जो लेकर भागने की बात हो। चलो मोबाइल पर फोन तो करके पूछें कि कहाँ है, और कमरे में चार्जर से मोबाइल लेने चले जाते हैं। माँ वहीं बैठकर धीरे धीरे ही रो रही थी। तेज इसलिए नहीं रो पा रही थी कि गांव वाले जमा हो जाएंगे। दूर से ही बोतल फेंका तो आवाज सुनकर माँ पलटी, देखा तो दीपक नित्य क्रिया से लौटा नल पर हाथ मुंह धो रहा था। माँ के तो जैसे जान में जान आई। आंसू को छिपाते हुए नल पर पहुंची बाबूजी दूर से ही पूछ बैठे, क्या हुआ, पेट खराब चल रहा है? फिर माँ ने पूछा, तबीयत तो ठीक है? तो दीपक को भी अटपटा लगा कि पहले कभी तो नहीं पूछे ऐसे हालचाल, और आज सुबह सुबह क्या बात है? अरे माँ सब ठीक तो है, वैसे क्यों दोनों जन पूछ रहे हो जैसे मैं कहीं बाहर से आया हूँ? माँ ने कहा, अरे तू आज इतनी जल्दी उठ गया और था भी नहीं तो हमको लगा कि कहीं तू भाग वाग तो नहीं गया। दीपक जोर से हंसने लगा और बोला, पगला गई हो क्या? कहाँ जाएंगे भागकर, और क्यों? और हाँ, कभी जाएंगे तो आपको और बुढ़वा को लेकर जाएंगे। माँ को बेटे के मुंह से यह शब्द सुन के मानो जीवन भर का सुकून मिल गया था, और मिले भी क्यों नहीं। आजकल के जमाने में कौन बेटा ऐसा सोचता है। आंखें वापस डबडबाई पर छिपाते हुए पीछे मुड़कर बोली, चल चाय बनाती हूँ। चाय बनाते हुए माँ ने पूछा कि आज जल्दी कैसे उठ गया? तो दीपक ने कहा, माँ आज राखी है, सोच रहा हूँ कि नेहा के घर जाकर आता हूँ, राखी भी बंधवा आऊंगा और उसको बताना मत, ऐसे ही जाऊंगा बिना बताए, देखता हूँ क्या बोलती है। माँ को एक बार फिर हैरत हुआ कि नेहा की शादी को 2 साल हो गया और शादी के बाद इन दोनों को जो झगड़ा हुआ था वह आज तक किसी को नहीं पता चला कि क्यों हुआ था, और तब से आज तक ना तो यह कभी उसके ससुराल गया और ना ही वह आई। लाख पूछने पर भी दोनों ने ना बताया। शादी के बाद पहली राखी में नेहा सिंगापुर घूमने गई थी तो ना उसके जाने का ना उसके आने का सवाल था। चलो खैर, इसी बहाने भाई बहन की दुश्मनी खत्म होगी। चाय का कप दीपक के बाबूजी को पकड़ाते हुए माँ बोली, आज राखी है तो नेहा के घर जाने की बात कर रहा है तो कुछ 1000 रुपए देते जाइएगा। बाबूजी ने कहा, यह तो बड़ी अच्छी बात है। चाय खत्म करके 500 के 3 नोट दीपक को देते हुए बोले, कोई अच्छी मिठाई भी ले लेना। नहा धोकर दीपक तैयार हुआ। आज तो उसने अपनी बाइक को भी शैम्पू लगाया। गांव में नाश्ता वाला सिस्टम तो होता नहीं, सीधे खाना तैयार किया। माँ ने 2 पूरी और थोड़ी सब्जी खाते हुए बोला कि थोड़ा ही खाऊंगा, आखिर उस गरीब के घर पर भी तो खाना पड़ेगा। खाना खत्म करके अपने कमरे में जूता ही पहन रहा था कि उसे वह बात याद आ गई कि कैसे नेहा ने उसे धक्के मारकर अपने घर से निकाला था। कहीं आज भी ऐसे ही किया तो पूरी रात जो बिना सोए सोच सोच कर हिम्मत जुटाई थी नेहा के घर जाने की, वह एक पल में ही टूट गई। एक पैर में ही जूता पहना था, निकालकर फेंक दिया और रोते हुए माँ के पास गया और पैसे पकड़ाते हुए बोला कि नहीं जाना। माँ के बार बार पूछने पर भी नहीं बताया कि क्यों नहीं जाएगा और किस बात पर झगड़ा हुआ था दोनों का कि वह शादी के बाद से ही मायका त्याग दी थी। दीपक घर से बाहर निकला और
माँ को बोला कि खेत पर जा रहा है। रास्ते में देखता है कि गांव की एक औरत सज संवर कर जा रही है और दूसरी औरत से कह रही है कि नैहर जा रही हूँ 2 दिन के लिए भाई को राखी बांधने। बहुत दिनों बाद सऊदी से आया है, मौका भी है। दूसरी औरत कहती है, हाँ, जब तक भाई सब पूछ रहे हैं तब तक नैहर है, वरना कौन भाई पूछता है। भौजाई के आने के बाद आगे बढ़ने पर देखता है गांव के सभी बच्चे नए कपड़े पहने हैं। जिसकी पैंट लंबी है वह कई फोल्ड मोड़े हैं, माथे पर तिलक लगा है, हाथों पर राखियां सजी चमचमा रही है। किसी के हाथ में 2 तो किसी के हाथ में 4 और कोई कोई तो सगी बहनें, चचेरी बहनें और फूआ को मिलाकर 5-7 राखियां। पूरे हाथ ऐसे भरा हो मानो जैसे रस्सियों पर टंगी राखियां बिक रही हो। लक्ष्मण एक हाथ से घर में बने पकवान खा रहा है तो दूसरे हाथ से अपना ढीला पैंट संभाल रहा है। किशोर काका के टकले पर तिलक लगा है, हाथ में बड़ी सी राखी बंधी चमचमा रही है। दीपक को देखकर पूजा और कुसुम, जो जानवरों को चारा बांट रही थी, रुक कर आपस में चर्चा करने लगी है। देख देख दीपक जा रहा है, बेचारा, बहन होते हुए भी राखी नसीब नहीं है। कुसुम कहती है, जाने कौन सी बात हो गई है, बहन से झगड़ा कर रखा है। पूजा कहती, कभी मिलने भी ना जाता। तो कुसुम कहती, कभी का तो छोड़, राखी पर भी नहीं जाता। भगवान ऐसे भाई बहन किसी को ना दे। और फिर वह दोनों चारा बालने लगती है। यह सब देखकर दीपक का गला ऐसे बैठ गया था मानो जैसे गले में गगरी अटक गई हो। जैसे ही बस्ती और फिर काली मंदिर पार किया, आसपास किसी को ना देखकर अपने आप को रोक ना पाया और भौकार छोड़ रोने लगता है। आवाज सुनकर अरहर के खेत में से लोटा लिए नारायण निकलते हैं। जो शौच करने गए थे उनको देखकर दीपक को तो जैसे सांप सूंघ गया। उसे लगा नारायण पूरे गांव में हल्ला मचा देंगे कि दीपक खेत में अकेला रो रहा था। नारायण ने पूछा, कौन चिल्ला रहा था? दीपक ने कहा, कोई तो नहीं। नारायण बोले, नहीं, रोने जैसा आवाज आ रहा था। दीपक बात संभालते हुए बोला, अरे नहीं, मैं गाना गा रहा था और गाते हुए जाने लगता है, भैया मोरे राखी के बंधन को निभाना। नारायण अपने मन में सोचता है कि आवाज तो रोने जैसी थी। खैर छोड़ो और चले जाते हैं। दीपक अपनी बोरवेल मशीन की टंकी पर बैठ खेतों को देखता रहता है। तब तक उसका दोस्त गुड्डू आ जाता है। यह दोनों अपना ज्यादातर समय एक साथ काटते हैं, कभी बाजार में, कभी चौराहे पर, और कभी ना दिखे तो इस टंकी पर जरूर मिल जाएंगे। अगर किसी को गुड्डू नहीं मिल रहा होता तो वह दीपक को ढूंढना चालू कर देता है, क्योंकि उनको पता होता है एक मिल जाए तो दूसरा अपने आप मिल जाएगा। गुड्डू दूर से ही कहता है, क्या राजा, तुम तो कहीं जाने वाले थे? बहन के यहाँ राजा इनका कमान शब्द था। यह एक दूसरे को राजा ही कहकर बुलाते थे, जैसे क्या राजा, क्या प्लान है, क्या राजा, कहाँ हो आदि। क्या हुआ, गए नहीं बहन के यहाँ? नहीं यार, मन नहीं किया। दूब की घास दीपक की तरफ करते हुए, कोई नहीं, आओ मैं ही बांध देता हूँ राखी। और दोनों हंसने लगते हैं। हाथ में दूब बांधने के बाद दीपक बोलता है, बोल बहन, क्या गिफ्ट चाहिए? तो गुड्डू बोला, रहने दो राजा, तुम ना दे पाओगे। अरे तुम बोलो तो सही। दीपक का जवान है, खाली नहीं जाएगा। आसमान से तारे तोड़ लाए क्या?
अच्छा तो तुम इतना बता दो, तुम्हारे और नेहा के बीच क्या झगड़ा हुआ था? तुम क्यों नहीं जाते उसके घर और वह भी नहीं आती? दीपक गुस्से में, देखो अब ब्लैकमेल मत करो, इसका यह मतलब थोड़ी ना हुआ। गुड्डू टंकी पर खड़े होकर कहता है। आज एक बार फिर राजा दीपक अपने दिए हुए वचन से पीछे हटे। चलो राजा, तुमको दामोदर का समोसा खिला लाते हैं, दीपक बोलता है। नेहा की शादी के 2 दिन ही हुए थे, उस दिन जीजाजी का फोन आया। बोले कि दीपक तुमसे मिलना है, कुछ जरूरी बात करनी है। और फिर शाम को हम शहर के एक रेस्टोरेंट में मिले। जीजाजी ने बताया कि विदाई वाले दिन जब नेहा आई थी तो दोपहर को बुआ जी ने आवाज लगाई, पानी देगा कोई? तो आसपास कोई ना होने के कारण नेहा ही गगरी से पानी निकालकर बुआ जी को दे दिया। बुआ पानी मुंह में लेकर थूकते हुए बोली, क्या है यह? हम ठंडा पानी पीते हैं, फ्रिज वाला। तब तक मेरी बहन आ गई और वह बोली, बुआ फ्रिज तो खराब है हमारे घर की। बुआ गिलास रखते हुए बोली, नई बहू नहीं लाई? सुना है गाड़ी भी कम कीमत वाली दिए हैं। कुछ नहीं दिया, मुड़ लिया एकदम से। पास खड़ी नेहा से रहा नहीं गया, उसने जवाब देते हुए कहा, बुआ जी यह सामान से शादी किए हैं या मुझसे? आज के जमाने में तो सबके घर फ्रिज रहता ही है, इसीलिए नहीं दिए। और हमें क्या पता था कि यहाँ की फ्रिज खराब है, नहीं तो वह भी लाती। बुआ बोली, अब क्या हर चीज की लिस्ट बनाकर देंगे? जीजाजी बुआ को कुछ ना बोलकर नेहा को ही बोलने देते हैं। नेहा तुम चुप रहो, बुआ जी ठीक ही तो कह रही, यह तो सब देते हैं। नेहा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि एक डॉक्टर होते हुए वह कैसे बोल सकता है। रोते हुए नेहा ने कहा, जिस तरह मुंह फाड़कर 4 लाख कैश मांगे थे और कार, उसी तरह सामान भी मांग लेते। हमें क्या पता आज तक आपके घर में जरूरी सामान नहीं है। इसको यह सब बोलते जीजाजी की माँ और पिताजी भी सुन रहे थे। बुआ जी उठ खड़ी हुई, राम राम राम, अब इस घर बुरे दिन शुरू हो गए। और यह कहते हुए घर से बाहर निकली कि बस अब हम सब का आना जाना खत्म आज से। यह बात जीजाजी को गवारा लगी और वह नेहा को कमरे की तरफ ले जाते हुए बोले, चलो तुम अंदर। पैर डगमगा जाने से नेहा गिर जाती है और उसको लगता है कि जीजाजी ने नेहा को धक्का दिया। नेहा गुस्से से आग बबूला हो जाती है और कहती है, बस बहुत हुआ, अभी कोई देर नहीं हुई, मुझे नहीं रहना इस घर में। मेरे बाबूजी को बुलाओ, मैं चली जाऊंगी। बाबूजी को बुलाने की हिम्मत नहीं हुई तो उन्होंने मुझे फोन करके बुलाया और अपनी पूरी बात बताई। बुआ जी मथुरा जैसे आग लगाकर चली गई थी और नई शादी वाले घर अभी भी जल रहा था। मेरे दिमाग में एक बात सूझी। मैंने कहा, ठीक है, मैं कल आऊँगा और आप सब पर चिल्लाने का नाटक करूँगा और उसे समझाऊंगा, लेकिन आप अपने परिवार में बोल दीजिएगा कि यह सब बस नाटक है। अगले दिन जब मैं उसके घर पहुंचा तो नेहा मेरे गले से लिपट रोने लगी, कहने लगी, बाबूजी क्यों नहीं आए? रो रो कर वही सब बताने लगी जो बुआ ने कहा था। मैंने पूछा, यह हाथ में चोट कैसे और यह पट्टी कैसे? तो उसने कहा, गिर गई थी। और तब नेहा का गुस्सा थोड़ा शांत हो चुका था। परिवार वाले और ननद के व्यवहार से पता
चल रहा था कि गलती बुआ की ही थी। परिवार वाले ने कुछ नहीं कहा है सामान के लिए, लेकिन दीपक इस बात से अनजान था और जीजा जी भी घर में नहीं थे जो बता देते कि सब मामला शांत हो चुका है। आगे बताते हुए दीपक कहता है कि नेहा की ननद पानी का गिलास बढ़ाती है तो मैं गिलास उठाकर दूर दरवाजे के पास फेंक देता हूँ और जोर जोर से चिल्लाता हूँ कि पता होता तो कभी ना करता इस घर में शादी। ऐसे दहेज के लोभी हैं। पता नहीं था। नेहा कुछ बोलती उससे पहले उसे चुप रहने को कहकर उसके ससुर पर भड़कना शुरू हो जाता हूँ। आप अपनी कमाई से नहीं बना पाए तो अब दहेज से ही फ्रिज आएगा। और कौन मारा रे जो पट्टी लगी है? बोलना कौन मारा? मेरे सामने मारो, हाथ तोड़कर रख दूंगा। तब तक जीजा जी आ गए थे और बोले पैर फिसल गया था, गिर गई तो खरोच आई है। मैं जीजा जी का कॉलर पकड़ते हुए बोला कहो तो मैं भी दूं खरोच? आपको मारकर कहते हो खरोच आया है? आज के बाद जो तुम में से जो किसी ने छुआ तो जान से मार दूंगा। नेहा जो इस नाटक से अनजान थी, उसने सोचा पहले वह बरस रही थी घर वालों पर, अब यह झमेला खड़ा कर रहा, अब तो पक्का शादी टूट कर रहेगी। उसने वाव देखा ना ताव जड़ दिए मेरे गाल पर 20 तमाचे। और कोई कुछ कहता उससे पहले यह कहती हुई कि मेरे घर बर्बाद करेगा। धक्के देकर मुझे दरवाजे से बाहर किया और माँ बाबूजी के साथ साथ राखी की भी कसम दिलाई और कहा दोबारा चेहरा नहीं देखना चाहती मेरा। और यह भी कहा कि आज के बाद ना तो मेरे घर आएगा और ना ही कोई उसके घर आना चाहिए। मैं भी यही सोचते हुए वहाँ से निकला कि चलो बहन की खुशहाल जिंदगी बचाने के लिए भाई बहन का रिश्ता बलिदान होना अच्छा है। बाबूजी कभी कभार चले जाते हैं हालचाल लेने, पर कभी भी मेरे बारे में नहीं पूछी। पर मुझे एक बात आज तक ना समझ आई कि उसके घर वालों ने आज तक यह बात क्यों नहीं बताई कि यह सब एक नाटक था। शायद डर रहे हों कि बात फिर से बिगड़ जाए और नेहा भी उन्हीं सब बातों के बोझ तले दबी होगी और किसी से कुछ पलट कर ना कहती होगी। खैर छोड़ो, अब जो हो गया तो हो गया। वह खुश है तो सब अच्छा। अब चलो दामोदर का समोसा खाने दोनों बाजार की तरफ चल देते हैं। दीपक इन सब बातों से अनजान था कि जब वह सारी बात बता रहा था तो गुड्डू ने नेहा को फोन लगा रखा था और दूसरी तरफ नेहा सब सुन रही थी। यह सब सुनकर नेहा का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। जीजा जी ने नेहा को समझाया कि वह कई बार बताना चाहते थे पर डर जाते थे कि कहीं फिर से बात बिगड़ ना जाए। आनन फानन में तैयार हुई और जीजा जी के साथ निकल गई मायके के लिए। बाजार में रुक कर जीजा जी को कहा दो चांदी की भी राखी ले लेना। जीजा जी ने पूछा दो क्यों? तो नेहा ने कहा एक दीपक के लिए और चांदी की इसलिए कि बड़ी दिक्कत से वह साल भर राखी को बचा कर रखता है अपनी कलाई पर और इस बार तो 2 साल हो गए। और दूसरी गुड्डू के लिए इसकी वजह से आज यह सब हो पाया है। पूरे दिन दीपक अपनी कलाई पर बंधी 2 साल पुरानी राखी बार बार देखता और सोचता अब 1 साल और टूटने से बचाना पड़ेगा इसे। दोनों बाजार
में दामोदर के समोसे का मजा लेते हैं। गुड्डू 8 समोसे पैक करवाता है। दीपक पूछता है किसके लिए ले जा रहा है तो गुड्डू बोलता है कि कोई आ रहा है घर पे। बाजार से लौटकर दोनों जब घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि कोई कार खड़ी है। दरवाजे पर बढ़ते कदमों से जैसे घर में घुसता है उसकी नज़र नेहा पर पड़ती है और वह रोने लगता है। दोनों गले लिपटकर जोर-जोर रोने लगते हैं, जिसे सुनकर आसपास के लोग भी जमा हो जाते हैं। नेहा ने दीपक और गुड्डू दोनों को तिलक लगाया और राखी बांधी। दीपक ने कहा, गिफ्ट तो लाया नहीं। गुड्डू बोलता है, मैं तो समोसे लाया हूँ गिफ्ट में तुम्हारी पसंद के। तो नेहा ने कहा, तुम दोनों ने जो गिफ्ट दिया है कोई भी भाई अपनी बहन को नहीं दे सकता। एक ने बहन का घर बचाने के लिए खुद का बलिदान कर दिया तो दूसरे ने उसे बलिदान होने से बचा लिया। यही सबसे बड़ा गिफ्ट है। नेहा ने कहा, कभी एक फोन भी नहीं किया रे तू तो। दीपक ने कहा, तेरी शादी के दिन जो 200 रुपये का रिचार्ज कराया था उसमें से 2 रुपये भी ना खर्च कर सकी तो आसपास के जमा हुए लोगों कुछ भले ही ना समझ पाए हो पर सब लोगों के चेहरे पर मुस्कान थी। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।